जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 AZ900 का, और जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज एज्योर के एज्योर क्या चीज है। अच्छा, यहां पर मैंने ये लिखा हुआ है AZ900। तो एज्योर की जितनी भी यानी फंडामेंटल सर्टिफिकेशंस हैं वो AZ900 है। ठीक है, AZ900 यानी एज्योर की जो फंडामेंटल्स है, एज्योर फंडामेंटल्स AZ900 एज्योर फंडामेंटल्स जो हम करेंटली कर रहे हैं, ये है AZ900 एज्योर फंडामेंटल्स। इसी तरह एज्योर की AI फंडामेंटल्स भी आ चुकी है, यानी एज्योर AZ900 AI फंडामेंटल्स, और इसी तरह AZ900 डाटा फंडामेंटल्स। तो जितनी भी आप फंडामेंटल यानी बिगिनर आप एज्योर के साथ अपना सफर का आगाज करना चाहते हैं तो आपको पहले फंडामेंटल्स सीखने होंगी। तो ये है हमारा AZ900 एज्योर फंडामेंटल्स। और इससे पिछला जो चैप्टर था जिसमें हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पे बात की, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है, इससे पहले क्या हो रहा था, क्लाउड कंप्यूटिंग किस वक्त नहीं थी, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, और यानी क्लाउड कंप्यूटिंग ने किस तरह पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और इसके बाद फिर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स पढ़े, फिर टाइप्स यानी प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, मल्टी क्लाउड, और इसी तरह क्लाउड की सर्विस टाइप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और फिर हमने तीनों की एक एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था। तो मैंने क्विकली रिवाइंड कर दिया। अब इसके बाद हमारा ये दूसरा चैप्टर है एज्योर फंडामेंटल्स का। और अगर आप एज्योर फंडामेंटल्स की सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं तो यकीन करें सबसे सस्ती सर्टिफिकेशंस एज्योर की हैं। जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उनमें सबसे यानी चीप, सस्ती, मतलब पैसों के लिहाज से, दूसरी तरह चीप नहीं, पैसों के लिहाज से सस्ती सर्टिफिकेशंस हैं। और लोकेशन वाइज प्राइसिंग चेंज होती है। जैसे अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो मुझे यानी ये $50 की सर्टिफिकेशंस $58 की तकरीबन पड़ जाएंगी। तो ये यानी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो चुके हैं तो आप फोकस करें और एज्योर की सर्टिफिकेशंस लाजमी कर लें। बहुत बड़ा फायदा होगा आपको आपके कैरियर में। तो ये है एज्योर की AZ900 फंडामेंटल्स सर्टिफिकेशन का दूसरा चैप्टर। आप ये भी समझ लें कि मैं आपको सर्टिफिकेशन के लिहाज से भी ये तैयार करवा रहा हूं। ये पूरी एक सर्टिफिकेशन का कोर्स होगा इंशाल्लाह। तो व्हाट इज एज्योर, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा चैनल डेवऑप्स मौलवी हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाजमी घंटी के बटन को दबा दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर लें और चैनल को जरूर सपोर्ट करें। अच्छा जी, ये एक हेडलाइन जो हर प्रेजेंटेशन में मैं एक हेडलाइन यानी जो शो स्टॉपर खसूसियत है वो मैं जरूर यहाँ पर मेंशन करता हूँ। तो एज्योर क्या है, एज्योर की सबसे बड़ी हेडलाइन या खसूसियत क्या है कि ये इस वक्त पूरी दुनिया में सेकंड नंबर का वर्ल्ड यानी लीडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म या क्लाउड प्रोवाइडर वो कौन सा है, वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। माइक्रोसॉफ्ट बजाते खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, और यानी यानी बड़ी कंप्यूटिंग में और आईटी में यानी एक पायनियरिंग कंपनी है। यानी आपको याद होगा विंडोज 95, हम तो स्कूल में पढ़ते थे तो हमने वो कंप्यूटर्स भी देखे थे। तो यानी एक ऐसी पायनियरिंग कंपनी और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर है। और इसके बाद देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पर ये खास तौर पर आपके लिए ये स्क्रीनशॉट लेकर मेंशन किया है ताकि आपको पता चले कि एज्योर क्यों इंपॉर्टेंट है और यानी एज्योर की खुसूसियात क्या क्या है और एज्योर है क्या, ये सारी चीजें। तो चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि तुम किस पे चल रही हो, कौन से क्लाउड प्रोवाइडर पे चल रही हो। तो मैंने पहले वैसे ही पूछा कि आर यू रनिंग ऑन एज्योर, तो इसने कहा जी हाँ बिल्कुल। जो ओपन एआई है यानी चैट जीपीटी है, जिसको ओपन एआई के नाम से जो है ना जाना जाता है, वैसे मशहूर चैट जीपीटी है, लेकिन जिस वक्त आप ब्राउजर पे लिखते हैं तो वो openai.com के साथ जो है ना chat.openai.com। तो उसने कहा जी बिल्कुल, ओपन एआई और इसके जितने भी मॉडल्स हैं यानी मशीन लर्निंग, एआई, सब कुछ वो किस पे चल रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे चल रहे हैं।
तो Azure provides infrastructure and computational power necessary to run large scale models like mine, यानी चैट जीपीटी अपने बारे में कह रही है कि मेरे जो मॉडल्स हैं वो किस पे चल रहे हैं, Azure पे चल रहे हैं। अब आप सोच लें यहाँ पर, और मैं भी सोचता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि यार कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि जो चैट जीपीटी को, जहां अब मिलियंस ऑफ यूजर्स रोजाना के हिसाब से यानी अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं, एआई को यूज कर रहे हैं और मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, अपने यानी अपनी एप्लीकेशंस को चैट जीपीटी की मदद से जो है ना ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्केलेबिलिटी, तो यानी एज्योर पर चैट जीपीटी चल रही है। तो ये कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एज्योर का, जो उन्होंने खास तौर पर चैट जीपीटी के लिए, ओपन एआई के लिए मुख्तस किया होगा। तो इसलिए वर्ल्ड्स लीडिंग प्लेटफॉर्म है एज्योर, और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्लाउड प्लेटफॉर्म को ज़रूर सीखें। इसकी सर्टिफिकेशंस बहुत ही यानी अफोर्डेबल प्राइसेस में हैं, और आप जो है ना आसानी से एज्योर सर्टिफाइड होकर अपना डेवऑप्स के कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये कोर्स इंशाल्लाह आपको जरूर मदद करेगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। व्हाट इज एज्योर, जो हमारा एक्चुअली में मेन कंसर्न है, लेकिन आपको मैंने इसलिए चैट जीपीटी का बताया ताकि आपके दिलों में इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो कि यार इस वक्त की जो सबसे डोमिनेंट चैट जीपीटी ओपन एआई है तो वो एज्योर पे चल रही है। तो उन्होंने किसी वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को चूज किया है। तो वो क्या वजूहात हैं, क्या खुसूसियात हैं, आगे हम बात करते हैं। तो एज्योर क्या है? एज्योर इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाती है, ऑफिस 365 एटसेट्रा, और इट इज अ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म, दोनों है। अगर आप प्राइवेट भी लेना चाहते हैं आइसोलेटेड, तब भी आपको वो क्लाउड प्लेटफॉर्म जो सर्विसेज मिलेंगी, और पब्लिक तो हर बंदा यूज कर रहा है। दैट हेल्प्स डेवलपर्स, DevOps engineers and IT professionals build, deploy and manage applications on cloud resources। पहले जाहिर है आप क्लाउड के रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सर्विसेज, अपनी एप्लीकेशंस एज्योर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। वेबसाइट्स हो सकती हैं, आपकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, रिएक्ट, नोड, ठीक है, मीनमर, ये जितने भी एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे एज्योर को यूज कर सकते हैं। कंटेनर्स आप चला सकते हैं क्लाउड में, और कुबरनेटिस क्लस्टर्स, मैनेज कुबरनेटिस सर्विस आप यूज कर सकते हैं। एज्योर ऑफर्स ऑल टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज इंक्लूडिंग IaaS, यानी ये मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तीनों यानी सर्विस टाइप्स प्रोवाइड करती है एज्योर। IaaS से मुराद यानी वर्चुअल मशीन्स, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और कॉस्मोस डीबी, तो ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, फुली मैनेज डेटाबेस सर्विस, और एज्योर डेवऑप्स, तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एज्योर ऑफर्स रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रोटेक्ट डाटा एंड एप्लीकेशन। सिक्योरिटी हर आईटी कंपनी की सबसे बड़ी कंसर्न होती है, सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, और अपने डाटा को, अपनी एप्लीकेशंस को हर लिहाज से सिक्योर करना। ये यानी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इस चीज पे सबसे ज्यादा यानी फोकस करती है, और इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो हाईली सिक्योर हैं हर लिहाज से, और सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो हमारी इंशाल्लाह एज्योर की सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस हैं उसमें ये हाईलाइट होंगे। तो अभी आपके लिए इतना जानना काफ़ी है कि एज्योर ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है ताकि आपका डाटा प्रोटेक्ट हो किसी किस्म की ब्रीच से, यानी आपका डाटा हर वक्त महफूज हो। तो एज्योर यानी एक ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपना कोड, अपनी एप्लीकेशंस सिक्योरली क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं, और हम उसके जितने भी सर्विसेज हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा सर्विसेज हैं, जो से हमें चाहिए हम उसको पे एज यू गो मॉडल के तहत यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लर्नर हैं, ठीक है, सीखने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं तो बहुत मुबारक हो। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का ईमेल है, ठीक है, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उसका ईमेल है, तो आप
एज्योर का फ्री स्टूडेंट अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसको खास तौर पर इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है कि बिलफर्ज अगर आप देखने वाले जितने भी मेरे इधर चैनल पर वो अगर स्टूडेंट्स हैं, उनके पास यानी यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस है, ठीक है, वो वेरीफाई होगा। और अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस है तो आप एज्योर पर फ्री बगैर क्रेडिट कार्ड को यूज किए हुए साइन अप कर सकते हैं। और एज्योर की सर्विसेज अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें यानी जिसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत होगी, डाटा वगैरह की, एनालिटिक्स की, तो आप ज़रूर फ्री टियर यूज़ करें स्टूडेंट के हवाले से। यहाँ पर मैंने उसको उसके जो ख़ास तौर पर जो उसके मेजर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर शामिल कर लिए हैं कि फ्री स्टूडेंट अकाउंट क्या हमें उसमें मिल सकता है। तो उसमें पहली बात तो यह है कि फ्री एक्सेस टू सर्टेन एज्योर सर्विसेज फॉर 12 मंथ्स, यानी 1 साल तक आप उन सर्विसेज को फ्रीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी आपको नहीं चाहिए होगा। अ क्रेडिट टू यूज इन द फर्स्ट 12 मंथ्स, यानी आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। उन क्रेडिट्स को यूज करते हुए आप वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, आप एआई सर्विसेज यूज कर सकते हैं, एमएल सर्विसेज यूज कर सकते हैं। फ्री एक्सेस टू सर्टेन सॉफ्टवेयर डेवलपर टूल्स। और लास्ट पॉइंट में The Azure free student account is an offer for students that gives $100 credit, ठीक है। $100 आपको उस अकाउंट पे जिस वक्त आप अपने ईमेल को यूज करते हुए साइन अप करेंगे Azure पर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो आपका यूनिवर्सिटी ईमेल होगा, तो आपको $100 का क्रेडिट मिलेगा, जिससे आप जो है ना फ्री डेवलपर टूल्स पे काम भी कर सकते हैं, उनको यूज करेंगे जब तक वो आपके $100 खत्म नहीं होते। तो $100 एक अच्छा खासा यानी एक अच्छी अमाउंट है क्रेडिट्स की। तो इसमें जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको यूज करने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको इस परेशानी की जरूरत नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। अच्छा जी, इसके बाद है एज्योर की रिसोर्स हियरार्की कि एज्योर में हम मिसाल के तौर पर रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, नेटवर्किंग, स्टोरेज, ब्लॉक कंटेनर्स, ठीक है। तो रिसोर्सेज बनते किस तरह हैं, कैसे जो है ना मूवमेंट होती है ओनरशिप्स की या परमिशंस की, ठीक है। तो यहां से अगर हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो हमें यानी आसानी के साथ समझ आएगी कि हायरार्की एज्योर में किस तरह काम करती है। वैसे तो डेफिनेटली हायरार्की जो है ना वो टॉप से बॉटम की तरफ आती है, लेकिन यहां मैं आपको समझाने के लिए उल्टी अप्रोच यूज कर रहा हूं, इससे आपको जल्दी समझ आएगी, क्योंकि मैंने इसी तरह ही इसको समझा था। तो मैं वही तरीका ऑफ कोर्स आपको बताऊंगा जिससे मुझे जल्दी समझ आई है, हो सकता है आपको भी जल्दी समझ आ जाए। यहां पर देखें ये कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये वर्चुअल मशीन है और इसी तरह ये नेटवर्किंग और ये कुछ आइकन्स हैं, ये डेटाबेस है और इसी तरह हम रिसोर्सेज सबसे आखिर में जिससे हमारा पाला पड़ता है हम रिसोर्सेज बनाते हैं। अब वो रिसोर्सेज किसी न किसी रिसोर्स ग्रुप में बनते हैं, ठीक है, और फिर हर रिसोर्स ग्रुप किसी न किसी सब्सक्रिप्शन के साथ अटैच होता है और वो सब्सक्रिप्शन हमारे किसी न किसी एज्योर अकाउंट पर बनती हैं या हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर एज्योर सब्सक्रिप्शन से मुराद जैसे स्टूडेंट अकाउंट की सब्सक्रिप्शन हो सकती है, फ्री टियर सब्सक्रिप्शन हो सकती है, पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है। तो एट द एंड हम एक वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली अब इसको चीज को देखते हैं। तो वर्चुअल मशीन ये आइकन है, तो वर्चुअल मशीन जिस वक्त मैं क्रिएट करूंगा तो वो एक रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मुझे एक रिसोर्स ग्रुप भी बनाना होगा, हम उस वक्त रन टाइम पे भी वो रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं। तो यहां से आपको क्या समझ आ रही है कि हम एक रिसोर्स ग्रुप में मल्टीपल रिसोर्सेज बना सकते हैं, इसलिए तो उसको रिसोर्स ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल रिसोर्सेज, एक से ज्यादा रिसोर्सेज जब एक ग्रुप में बन जाए तो उसको रिसोर्स ग्रुप कहते हैं। तो हर रिसोर्स ग्रुप किसी न किसी सब्सक्रिप्शन के साथ अटैच होगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, हमारा जो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट वाला कोर्स होगा उसमें ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कि कोई ना कोई रिसोर्स ग्रुप किसी न किसी सब्सक्रिप्शन के साथ अटैच होगा। सब्सक्रिप्शन के साथ क्यों अटैच होगा, उससे बिलिंग होती है।
अगर आपकी फ्री टियर है तो आपको तो फिर फिलहाल बिलिंग की टेंशन नहीं होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे कितने क्रेडिट्स यूज हो चुकी हैं, कितने क्रेडिट्स रहते हैं, तो वो इस सब्सक्रिप्शन के जरिए आपको पता चल जाएगा। फ्री सब्सक्रिप्शन है तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने रिसोर्सेज मैं यूज कर चुका हूं, कितने रह गए हैं। तो वो रिसोर्सेज किसी न किसी सब्सक्रिप्शन के साथ, और सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके एज्योर अकाउंट के साथ जो है ना वो बाइंड होगी या अटैच होगी। आपके एक अकाउंट में मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये फ्री सब्सक्रिप्शन है, ये स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन है, इसी तरह पे एज यू गो है। इसी तरह आप मजीद अपने आईटी कंपनीज की बात करूं तो वो डेव की अलहदा सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं। डेव रिसोर्सेज क्यूए की अलहदा हो सकती है, प्रोडक्शन की अलहदा हो सकती है। तो इससे आपके रिसोर्सेज, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होता है। ये हिरार्की से आपको समझ आ रही है ना कि मुझे अब पता चल गया है कि ये मेरी वर्चुअल मशीन इस रिसोर्स ग्रुप में है और इसके साथ ये वाली सब्सक्रिप्शन अटैच है। तो हायरार्की इसलिए ज्यादा जरूरी होती है कि आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, मैनर्ड तरीके से अपने रिसोर्सेज को बना सकते हैं एज्योर पे। तो ये एक बहुत ही जनरल ओवरव्यू है रिसोर्सेज की हायरार्की का कि एज्योर में रिसोर्सेज ऐसे क्रिएट होते हैं। सबसे पहले आपका एज्योर अकाउंट बनता है, ठीक है, आपने अकाउंट साइन अप किया, आपका अकाउंट बन गया। इसके बाद आप किसी न किसी सब्सक्रिप्शन को लेते हैं। मिसाल के तौर पर एज अ स्टूडेंट आपने फ्री स्टूडेंट की सब्सक्रिप्शन में अपने रिसोर्सेज बनाने होंगे, तो उसके से पहले आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। उस रिसोर्स ग्रुप में फिर आप मजीद अपने रिसोर्सेज को बना सकते हैं, ठीक है जी। और इस तरह आपकी हायरार्की काम करती है और इस तरह ही आपके रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज तरीके से बनते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी एज्योर का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बात यानी ये नॉलेज के हवाले से आपको पता होनी चाहिए कि एज्योर का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। रीजन्स और रीजन पेयरिंग, अवेलेबिलिटी जोन, उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले कि एज्योर का रीजन क्या है। व्हाट इज एन एज्योर रीजन? रीजन से मुराद एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है। अ रीजन इज अ ज्योग्राफिकल एरिया ऑन अर्थ, जमीन पर। जैसे यूरोप का है, एशिया का है या यूएसए का है, तो ये रीजन्स हैं। वहां पर डाटा सेंटर्स माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। अब एक यानी रीजन में मल्टीपल डाटा सेंटर्स हो सकते हैं, तो इट कैन कंटेन वन और मैनी डाटा सेंटर्स दैट आर नेटवर्क टुगेदर। यानी डाटा सेंटर में सर्वर्स होते हैं। अब मैं बात करूं मिसाल के तौर पर यूएसए के रीजन्स की जो ज्यादा यूज होते हैं, तो उसमें यूएस ईस्ट है, यूएस वेस्ट है। तो हर रीजन में मल्टीपल डाटा सेंटर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यूएस ईस्ट जो कि बहुत ज्यादा क्राउडेड रीजन होता है, और उसमें मिसाल के तौर पर 3-4 लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस पर डाटा सेंटर्स बनाए जाते हैं और उनको आपस में उनकी नेटवर्किंग की जाती है। तो ये एक रीजन बन जाता है। एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हो सकते हैं और एक रीजन में मल्टीपल डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। सो व्हेन वी डिप्लॉय अ रिसोर्स वी कैन चूज द रीजन ऑफ अवर चॉइस। हम अपना यानी अपनी मर्जी का रीजन भी चूज कर सकते हैं। Azure currently has 38 regions around the world। और इसी तरह जैसे मैंने एग्जांपल में बता दिया आपको कि वेस्ट यूएस 3 इज अ रीजन इन एरिजोना। ये अब एक रीजन है, फिजिकल यानी लोकेशन है जहां पर Azure के डाटा सेंटर्स होंगे। तो रीजन से मुराद आपकी कोई ना कोई फिजिकल लोकेशन माइक्रोसॉफ्ट Azure की जहां पर उसने डाटा सेंटर्स बनाए हैं। और फिर इसी तरह आगे हम रीजन पेयरिंग को भी देखेंगे कि किस तरह Azure ने रीजन्स को भी आपस में नेटवर्किंग करके कनेक्ट कर दिया है। व्हाट इज एन अवेलेबिलिटी जोन? रीजन तो हो गया, ठीक है, कि आपकी एक ज्योग्राफिकल रीजन या लोकेशन जमीन पर, और इसके बाद है अवेलेबिलिटी जोन। तो अवेलेबिलिटी जोन में इट इज अ फिजिकली सेपरेट डाटा सेंटर विद एन Azure रीजन। तो इसका क्या मतलब है कि एक रीजन में 3-4 डाटा सेंटर्स हो सकते हैं, ठीक है। और वो डाटा सेंटर जो है ना, यहां पर आगे मैंने बताया हुआ है कि एन अवेलेबिलिटी जोन कैन हैव वन और मोर डाटा सेंटर्स। एन अवेलेबिलिटी जोन इज सेट अप टू बी एन आइसोलेशन बाउंड्री। इफ वन जोन गोज डाउन द अदर कंटिन्यूज वर्किंग
availability zones are connected through high speed private fiber optic networks. तो इस तरह हमारे जो डाटा सेंटर्स हैं वो अवेलेबिलिटी जोन्स में क्रिएट होते हैं, और इसी तरह एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स बनाने का मकसद ये है कि खुदा ना खास्ता कोई एक आध फेल हो गया, एजी यानी अवेलेबिलिटी जोन ए फेल हो गया, तो सारी ट्रैफिक खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बी पर शिफ्ट होगी, बी फेल हो गया तो सी पर शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह एक रीजन में ए बी सी डी तकरीबन 3-4 तो नॉर्मली अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। तो अवेलेबिलिटी जोन्स एक्चुअली डाटा सेंटर्स होते हैं जहां पर आपके सर्वर्स वगैरह, सारी स्टोरेज और आपकी नेटवर्किंग, आपके रैक्स जितने भी हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, उनको फिजिकली, क्योंकि ये हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो फिजिकली जहां पर हमारे एक्चुअल में सर्वर्स चल रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट उनको चलाता है, रन करता है, तो ये सारे अवेलेबिलिटी जोन्स हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और फेल ओवर से मुराद क्या है कि एजी ए फेल हो गया तो एजी बी, उस पे सारी चीजें, सारी ट्रैफिक हमारे कस्टमर्स को किसी किस्म का डाउन टाइम फेस ना करना पड़े। बी फेल हो गया किसी डिजास्टर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, या पावर आउटेज, प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स, तो उस सूरत में हमारी जो है कस्टमर्स को किसी किस्म का डाउन टाइम फेस ना करना पड़े, तो इस तरह ट्रैफिक ऑटोमेटिकली सी पर शिफ्ट हो जाए या डी पर शिफ्ट हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि उस रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, और सारे अवेलेबिलिटी जोन्स आपस में कनेक्टेड है। और इसी तरह आगे रीजन पेयरिंग में भी रीजन्स भी आपस में कनेक्टेड है कि खुदा न खास्ता एक रीजन फेल हो गया तो दूसरा रीजन उसकी जगह जो है ना सारा ट्रैफिक, सारा वॉल्यूम, सारा लोड वो उठा ले। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने सही प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ सेटअप किया है ताकि एट द एंड कस्टमर्स को किसी किस्म का डाउन टाइम ना फेस करना पड़े। और ये सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहा, जितने भी रीजन्स हैं सब में ऐसे ही प्रैक्टिस ऑब्जर्व की गई है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर इस तस्वीर से आपको समझ आ रही होगी कि ये एक एज्योर का रीजन है, यूएस वेस्ट 3 एरिजोना मिसाल के तौर पर, और इसमें देख लें कि 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ये डाटा सेंटर है, ये भी डाटा सेंटर है, ये भी डाटा सेंटर है, और सब में यानी बिजली भी जा रही है, टेम्परेचर, कूलिंग वगैरह ये सिंबल्स जो है ना हमें बता रहे हैं। और इसी तरह हाई स्पीड फाइबर के साथ जो है ना, ऑप्टिकल फाइबर के साथ, ये तीनों आपस में देखें कनेक्टेड है, ये एरोज शो कर रहे हैं कनेक्टेड है। तो ये फेल हो गया, अवेलेबिलिटी जोन फेल हो गया नंबर 2, तो हमारे जो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली इन दो पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो उस वक्त इस लोड को उठा लेंगे, और फिर जब ये बैक आ गया तो फिर इसी तरह दोबारा शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स का मकसद क्या है? हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी यानी किसी किस्म का डाउन टाइम कस्टमर्स फेस ना करें, उनकी एप्लीकेशंस, उनकी डेटाबेसेस, उनकी वेब एप्लीकेशंस जो भी है वो हर वक्त यानी 99.999% जो है ना वो अवेलेबल रहें। तो एक एज्योर रीजन जो एक फिजिकल लोकेशन है उसमें मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हो सकते हैं। अवेलेबिलिटी जोन से मुराद एक डाटा सेंटर जहां आपके सर्वर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सबसे बेसिक एक्सप्लेनेशन है जो आपके यानी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद ये देखें, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी ये बता दिया है कि जिस वक्त मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर देख लें कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। भाई ये मशीन कहाँ बनाना चाहते हो? यूएस ईस्ट में, वेस्ट यूएस में, वेस्ट यूएस 3 में। तो ये सारे क्या है? ये हमारी ऑप्शंस हैं कि कहाँ पर इस रीजन में। अब ये देखें, ये ईस्ट एशिया रीजन है तो उसके हिसाब से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपना रीजन भी, और यहाँ पर जो है ना मैं अपनी अवेलेबिलिटी जोन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी वर्चुअल मशीन का नाम दूंगा, और इंशाल्लाह एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट में हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, अपनी वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। यहाँ पर मैं रीजन ईस्ट एशिया, और उस रीजन के लिहाज से ये देखें, जिस वक्त ईस्ट एशिया मैंने कहा नहीं यार, यूएस वेस्ट 3 में बनाना चाहता हूँ, तो यूएस वेस्ट 3 यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद फिर अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, और फिर यहाँ पर जोन की ऑप्शंस, और फिर अवेलेबिलिटी जोन अगर उसमें 2-3 तो लाजमी होते हैं, ABC, सी मैंने सेलेक्ट कर लिया, बी सेलेक्ट कर लिया। हाई अवेलेबिलिटी के लिए मैं अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल
अवेलेबिलिटी जोन्स में बनाऊंगा, इसीलिए क्योंकि मेरी एप्लीकेशंस जो है ना हाईली अवेलेबल हों। तो अगर एक जोन में किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन आ गई तो मेरी एप्लीकेशंस दूसरे जोन्स पे शिफ्ट हो जाएं और वो चलती रहें। तो यहाँ से हम रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं और मुझे करीब यानी मेरे कस्टमर्स को कौन सा बेस्ट रीजन पड़ेगा, तो अगर मैं पाकिस्तान से हूं तो मेरे लिए यही ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ से हम अपना मर्जी का रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट डालने का मतलब ये है कि रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद है रीजन पेयरिंग इन एज्योर। जिस तरह मैं बैक जाऊं, यहां पर देखें अवेलेबिलिटी जोन्स की पेयरिंग हुई हुई है। एक एज्योर रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन उनकी आपस में पेयरिंग हुई है, यानी नेटवर्क से वो कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह रीजन पेयरिंग भी है, वही कंसेप्ट है। यहां पर अवेलेबिलिटी जोन की बजाय रीजन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। मोस्ट, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि यार इतनी ज्यादा यानी इतने बड़े रीजन्स को आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया है कि मोस्ट Azure regions are paired with another region within the same geography at least 300 miles away। यानी 300 माइल, यहां से 300 माइल कोई दूसरा रीजन है उसको यहां पर उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। तो इसी तरह एग्जाम्पल रीजन Azure regions are paired in Europe और in USA। अब मिसाल के तौर पर यहां पर आ गया है ये यूएस, वेस्ट यूएस है, वेस्ट यूएस 2, वेस्ट यूएस 3। अब इन दोनों को उन्होंने शायद पेयर कर दिया हो, वैसे मैंने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन हो सकता है। अब ये देखें दोनों वेस्ट यूएस हैं, तो ये दोनों रीजन्स आपस में पेयर्ड हों। मिसाल के तौर पर यूएस 2, वेस्ट यूएस 2 फेल हो जाता है रीजन, पूरा रीजन किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो सारे कस्टमर्स, सारी ट्रैफिक, सारा लोड वो वेस्ट यूएस 3 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने मजीद रीजन पेयरिंग भी की हुई है। वो मैंने बता दिया है कि इफ अ रीजन इन अ पेयर इज अफेक्टेड बाय अ नेचुरल डिजास्टर, सर्विसेज वुड ऑटोमेटिकली फेल ओवर टू द अदर रीजन इन इट्स रीजन पेयर। ठीक है, अगर एजी अवेलेबिलिटी जोन फेल हो गया तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पर ट्रैफिक शिफ्ट, रीजन फेल हो गया तो दूसरे साथ वाले यानी 300 माइल्स के साथ जो तकरीबन इस फासले पर जो रीजन है जिसके साथ कनेक्टिविटी होगी तो उस पे सारा हमारी ट्रैफिक, हमारा लोड शिफ्ट हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं यकीन करें बड़ी इस चीज़ से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, यानी इस लेवल की आपस में नेटवर्किंग की है कि अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी और कस्टमर्स की एप्लीकेशंस को किसी न किसी तरह से यानी हर वक्त अवेलेबल रखना, हर किस्म के डाउन टाइम से बचाना, ये माइक्रोसॉफ्ट का यानी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। यानी बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इस लेवल पे उन्होंने सारी चीज़ों को आपस में इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है। इसलिए भाई चैट जीपीटी ने जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को सिलेक्ट किया है, तो कोई बात तो है ना। अच्छा जी, इसके बाद रीजन पेयर यहां पर देख लें कि कैसे सारी चीजें, सारे अवेलेबिलिटी जोन्स और रीजन्स आपस में कनेक्टेड है। एक रीजन ए है, ये रीजन बी है, मिसाल के तौर पर ये उसके अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ये इसके हैं बी के। और इसी तरह 300 मील का अगर यहाँ पर दोनों रीजन्स में, ये यूएस वेस्ट 2 है, ये यूएस वेस्ट 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 आपस में कनेक्टेड हो गए, उनके दरमियान फासला कम से कम 300 माइल्स का होगा। ठीक है, एक रीजन दूसरे रीजन से 300 मील दूर होगा, तो फिर भी उन्होंने हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से या जो भी नेटवर्किंग के लिए वो टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, तो इस तरह रीजन्स भी आपस में पेयर्ड हैं कि ये रीजन फेल हो गया तो ये रीजन तो इंशाल्लाह जो है ना सारा उसका लोड बर्दाश्त कर लेगा और कस्टमर्स को किसी किस्म की परेशानी फेस नहीं करने पड़ेगी। तो ये था जी हमारा एज्योर के बारे में एक बहुत ही बड़ा यानी जनरल किस्म का ओवरव्यू, जिसमें हमने देखा कि एज्योर क्यों है, चैट जीपीटी एज्योर को यूज कर रही है, एज्योर की जितनी भी हमारी हायरार्की है रिसोर्स की वो हमने डिस्कस कर ली। और फिर स्टूडेंट अकाउंट, आप जरूर जो है ना, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास ईमेल है तो फ्री टियर को यूज करें और सीखें। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाली कि किस तरह रीजन्स और फिर अवेलेबिलिटी जोन्स और फिर उसके बाद उनकी आपस में कनेक्टिविटी। तो भाई बात है यार एज्योर की, और इसलिए यही
वर्ल्ड का यानी दुनिया का सेकंड लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है। और इसके बाद फिर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम थोड़ा सा मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रोशनी डालेंगे, और ये एज्योर के सारे AZ900 फंडामेंटल्स के ही टॉपिक्स हैं। और इन्हीं से आपको अगर आप एज्योर यानी AZ900 फंडामेंटल्स का एग्जाम देने जा रहे होंगे तो इन्हीं से ही ये क्वेश्चंस आएंगे। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है एज्योर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप डेवऑप्स मौलवी हिंदी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर फिर भी आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसको जवाब दूं सही तरह से आपको, और ज़्यादा यानी स्पेसिफिक किसी पॉइंट के साथ अगर आपका कोई कंसर्न है तो वो भी आपको समझाऊं। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में एज्योर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।